हेलो एवरीवन। रोटेशनल चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक आप पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में अपने वेरियस बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, प्रूव किया, उसको एज ए रिजल्ट याद रखा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम्स को पढ़ते हैं। दे आर टू इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम्स that helps us to find out the moment of inertia about various axes if we know about some of the axes. So first theorem is parallel axis theorem. So let's understand what this parallel axis theorem is. If we have any rigid body, कोई भी rigid body अगर अपने पास है तो अपने को पहले उसका सेंटर ऑफ मास पकड़ना होगा। और लेट से ये जो बॉडी है इसका टोटल मास आपको पता है m है। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो बॉडी पे डिपेंड करेगा एंड इट कुड बी वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी और थ्री डायमेंशनल बॉडी, एनी बॉडी, rigid body, right? So we are talking about. And then after अगर अपने को एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेट्स से अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले बहुत सारे एक्सिस एग्जिस्ट करेंगे। सो अगर एक सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के बारे में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इस एक्सिस के पैरेलल अगर कोई हम एक्सिस बनाते हैं, कहीं भी बनाते हैं, जो इसके पैरेलल जानी चाहिए ये एक्सिस, सो इस दूसरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये हम बता सकते हैं। सो ये आई, अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पकड़ना है तो अपने को क्या जानने की ज़रूरत है? ICM जानने की ज़रूरत है। इसको मैं ICM लिख रहा हूँ। ICM का मतलब हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सो इसको ICM बोलेंगे एंड दिस इज I, बोथ द एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, हेयर वी कैन अप्लाई दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इस एक्सिस थ्योरम का कहने का मतलब होता है कि अगर आप ये इन दो एक्सिस आपने चूज की जो पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो फिक्स्ड होगा। आई मीन वो हर लोकेशन पर सेम रहेगा। सो लेट से वो सेपरेशन D है। सो रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट ये बनता है कि अगर आपको I की वैल्यू पता करनी है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू सम ऑफ two terms. One is the moment of inertia of the same body about the axis which is parallel to the axis about which we are trying to calculate the moment of inertia and is passing through the center of mass, plus another term is the total mass of the body into d square. D is the separation between the axes. So this is the formula, you can say, or axis theorem that helps us to find out the moment of inertia about various axes. सो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना होगा आपको तो उसके लिए आप एक एक्सिस सर्च करेंगे जो सेंटर ऑफ मास से जा रही होगी और उसके पैरेलल होगी। फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। फिर टोटल मास आपको पता रहा होगा, md स्क्वायर को ऐड कर देंगे ICM के साथ, आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इस थ्योरम को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो पहले वेरीफाई कर लेते हैं फिर प्रूव करेंगे। सो वेरीफाई करने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म रॉड का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यूनिफॉर्म रॉड एंड दिस रॉड हैज अ टोटल मास m, लेंथ इज l. Now let's say we are interested to find out the moment of inertia over this axis which is passing through one of the corner and is perpendicular to the rod. Though we know the results and इसका moment of inertia let's say अपने पास I है. So what we need to do, we need to find an axis which is passing through its center of mass, that is middle point. Let's say that's middle point. This moment of inertia is going to be written as ICM. And let's find out what this distance D is. You'll find D is going to be L by 2 because that's a central point. Now अगर ICM हम लोगों ने जब प्रूफ किया था उसको यूज करके हम I कैलकुलेट कर सकते हैं। What is ICM? ICM that is perpendicular to the rod and passing through this center, that's you can say bisector, perpendicular bisector axis, and this was ml square by 12. Now if we are interested in I, we can use the parallel axis theorem, and this parallel axis theorem will say it is going to be ICM plus md square. ICM is ml square by 12 plus this become md square will become l square by 4. If you add it up, so you need to say multiply by 3 upside, so 3 and plus 4, 4 ml square by 12, which ultimately converted into ml square by 3.
and this verification I have used just because you know already that this I is ml square by 3. So basically this is a verification of parallel axis theorem. Now this is a broader theorem that's valid everywhere, so we can prove it proper sense and then we will use it. So let's have a proof. So consider this figure for that proof purpose. ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है ना। इस समय जो हम लोग एक्सिस चूज़ कर रहे हैं वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने ये सर्कल बना करके दिखाया हुआ है। और दूसरा एक्सिस जो है इसके पैरेलल आएगा, वो भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और यहाँ पर है। सो उसको भी क्रॉस करके सर्कल दिखाया गया है। यहाँ पर हम लोग इस प्लेन पर एक्सिस नहीं चूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए ज्योमेट्री थोड़ी सी समझना विजुलाइज करना डिफिकल्ट रहेगा, मैटर नहीं करेगा। अगर इसको आप 90 डिग्री से फोल्ड करके देखेंगे या रोटेट करके देखेंगे तो आपको इस प्लेन पर भी दिख सकता है। सो ये आई आपको पता करना है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ICM होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। अब अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है और उसको निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा कि एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ करना होगा कहीं DM मास का, राइट। और उस DM मास के लिए फिर इंटीग्रेट करेंगे डिस्टेंसेस को लेकर के। आप चाहो तो DM ना लेकर के ऐसा बोल सकते हो कि लेट से यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है ith मास है, ith पार्टिकल है, एंड दिस पार्टिकल हैज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि इस जो एक्सिस है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये लेट से डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ये डिस्टेंस है RI वेक्टर। सो अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन पकड़ते हैं तो सारे पॉइंट की लोकेशन हम RI से मेज़र कर रहे हैं और हर पॉइंट के मास को हम MI से मेज़र कर रहे हैं। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास पर आते हैं। सेंटर ऑफ मास से अगर इसको ज्वाइन कराएंगे तो इसके भी अपने कुछ पोजीशन वेक्टर आएगा, उस पोजीशन वेक्टर को मोल लेते हैं RI डैश। RI डैश पोजीशन वेक्टर है उसी MI पार्टिकल का फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ मास पॉइंट। और ये RI डैश जो है सेंटर ऑफ मास पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगी। मोर ओवर ये जो पॉइंट था और ये सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और लेट से उसको एक वेक्टर की तरह डिनोट करते हैं, उस वेक्टर को D बोल देते हैं। तो D एक वेक्टर हमने डिनोट किया है जो I जिसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बना रहा है। नाउ अब हम लोग टर्म्स पर आते हैं। अगर हम लोग टर्म्स लिखना स्टार्ट करते हैं तो ICM कैसा लिखा जाएगा? तो ICM एज पर द डेफिनेशन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ पार्टिकल्स मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। सो क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी MI RI प्राइम और डैश का स्क्वायर। सो जितने भी RI डैश आएंगे उनको हम स्क्वायर करेंगे, MI से मल्टीप्लाई करेंगे, सम कर देंगे। समेशन चलेगा सभी पॉइंट को कैच करने के लिए। सो फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आर मेकिंग दिस बॉडी। सिमिलरली अगर अपने को I लिखना है तो I को हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ MI ith पार्टिकल का मास और RI स्क्वायर। सो इस तरह से हमने I और ICM की डेफिनेशन को लिखा बेस्ड ऑन दिस पिक्चर। देन आफ्टर अब अपने को I और ICM में रिलेशन निकालना है। अच्छा, एक रिलेशन यहाँ पे इजीली चल रहा होगा, वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यू कैन सी कि RI वेक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू RI डैश वेक्टर प्लस D वेक्टर। कैन वी राइट दिस? सो ये वेक्टर इधर जा रहा है, साइक्लिक ऑर्डर पर है और ये उसके अपोजिट पर है, तो इसलिए उनको हम इस तरह से एडअप करके बता सकते हैं। नाउ अब अपने को इसको यूज़ करना है, तो स्टार्ट करते हैं, इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं। I इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI। RI स्क्वायर करना है, दैट मीन्स इसको मॉड लेकर के स्क्वायर करना होगा। सो अगर आप मॉड लोगे तो ये बनेगा RI मॉड, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी RI प्राइम प्लस D वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। नाउ इसको जब आप ओपन करोगे देन यू कैन कॉल इट एज RI स्क्वायर एंड दिस विल बी कमिंग एज RI डैश स्क्वायर प्लस D के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स RI वेक्टर डॉट D वेक्टर। दिस इज हाउ वी विल बी एक्सपेंडिंग दिस। और इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे
अदरवाइज आप कैसे समझ सकते हैं कि जो ए प्लस बी के मॉड की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है. सो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, 2ab 2 को 2 लिखा है, ए बी कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट कर दिया है क्योंकि आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा के साथ आता है. नो आर आई स्क्वायर जो यहाँ पर यूज़ हो रहा था इसकी वैल्यू हम यहाँ से बारो कर सकते हैं. जब हम बारो करेंगे सो ये बनेगा ब्रैकेट पर आर आई डैश स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर आई डैश वेक्टर डॉट डी वेक्टर. इनको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं. सो यहाँ वेक्टर का और नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन चल रहा है. सो यू नीड टू बी केयरफुल. सो आई को हम और फर्दर प्रॉपर लिख सकते हैं. इसको एक्सपैंड कर देते हैं, समेशन एक्सपैंड हो जाता है तो ये बनेगा समेशन ऑफ एम आई आर आई डैश का स्क्वायर पहला टर्म प्लस अनदर टर्म में आएगा समेशन ऑफ एम आई डी स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म में बनेगा समेशन ऑफ एम आई इंटू ट्वाइस आर आई डैश डॉट डी वेक्टर. सो आई वेक्टर को किसी भी बॉडी के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ दिस could be simplified. Can we think this term? ये वही टर्म है जिसको हम ICM बोल रहे थे. So this is going to be ICM. So I is equal to ICM plus यहाँ पर D जो है वो कांस्टेंट है बिकॉज D फिक्स रहेगा, D चेंज नहीं करेगा. तो D को आप बाहर निकाल लोगे तो ये बनेगा समेशन ऑफ एम आई सेपरेटली डी स्क्वायर. समेशन ऑफ एम आई क्या बनेगा, सारे मासेस का सम दैट इज टोटल मास हो जाएगा प्लस. नाउ लेट्स लुक एट दिस टर्म. ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस समेशन ऑफ एम आई आर आई डैश और अगेन डी को हम सेपरेट कर सकते हैं दिस डॉट डी बिकॉज डी इज अ कांस्टेंट. और डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर में भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज वैलिड होते हैं. देन आफ्टर लेट्स थिंक अबाउट कि समेशन ऑफ एम आई क्या है. सो समेशन ऑफ एम आई इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी. And then let's think of what is this summation of mi r I dash. ये क्या इंडिकेट कर रहा है. तो समेशन ऑफ mi r I dash क्या होगा, ये m1 r1 dash वेक्टर प्लस m2 r2 dash वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है. तो क्या ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के बारे में बताएगा. सो अगर इसको आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि दिस इज RCM और r dash CM into total mass. If you are getting then okay, otherwise I can write over here. It's अगर आपको कभी RCM निकालना हो इसका लेट से इसी को ओरिजिन पकड़ करके हम RCM निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में. तो RCM डैश बोल लेंगे. इसके रिस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना चाह रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी रिटन एज समेशन ऑफ एम आई आर आई डैश डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई दैट इज टोटल मास. तो समेशन ऑफ एम आई आर आई डैश विल बिकम m इंटू आर डैश सी एम. ना पॉइंट इज कि अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर आएगा क्योंकि वही सेंटर ऑफ मास है. और हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये बेसिकली जीरो आने वाला है, जीरो वेक्टर, क्योंकि जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है. इसलिए उस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस जीरो आएगी. सो पॉइंट इज कि दिस विल बिकम जीरो वेक्टर दैट इज नल वेक्टर. So that's done. This become null vector. This become mass. So overall it becomes I is equal to ICM plus total mass into d square, and the last term became 0. So this is how its proof happens. So you can write it hence proved, and that is true for anybody because we have not considered any approximation. So इसको जो proof किया है तो प्रॉपर हम लोगों ने वेक्टर यूज़ किया है विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशंस एंड वी हैव यूज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दे आर और उसको सिंप्लीफाई किया सो ये आ गया. और दैट कैन बी ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ बॉडीज, मे बी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, सभी बॉडीज के लिए इसको लगा सकते हैं. सो दैट्स अ प्रूफ, एन इम्पॉर्टेंट प्रूफ. ओके, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसको यूज़ करते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से. इसने बोला फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट एक्सिस. सो लेट्स से अपने पास एक हॉलो स्फीयर है और इसका मास आपको दिया जाएगा, इसकी रेडियस दिया जाएगी. आपसे पूछता है कि टेंजेंट एक्सिस के अबाउट बताइए. तो टेंजेंट एक्सिस का मतलब हुआ कि एक एक्सिस जो उसके लिए टेंजेंट का काम कर रही हो. सो लेट्स ड्रॉ दैट एक्सिस, मे बी दिस मच.
सो कोई भी एक एक्सिस चूज कर सकते हैं जो इसका टेंजेंट का काम कर रहा हो. सो अब अगर इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे, प्रूव करना, सो यू विल फाइंड कि इट्स गोइंग टू बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम टेकिंग. बेटर वुड बी कि आप इस बॉडी में ये देखो कि अगर ये एक्सिस आपको अबाउट इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम इसके सेंटर ऑफ मास पे पहले जाते हैं. सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा, और फिर इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और फिर अपने आप से पूछते हैं कि क्या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है. अगर पता है तो काम हो गया. सो इसी को हम आईसीएम बोलने वाले हैं. जैसे आप इसको देखोगे तो आपको याद आएगा कि इसके अबाउट तो आप जानते हो, क्योंकि ये तो डायमीटर है, और डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हॉलो का, वो 2/3 mr² होता है ना. एक बार आईसीएम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि आपको पता रहता है. इसके बाद आपको ये पता करना होगा क्या हम इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस. तो यहाँ पर आप पाएंगे कि वो टेंजेंट है और ये सेंटर पॉइंट है, तो ये आर के बराबर हो जाएगा. एंड देन इट्स डन. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता करना है, जो कि आई है, सो यू विल से कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगाया जा सकता है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब होगा आई इज इक्वल टू ICM प्लस MD². And then I we need to find it out. ICM is 2/3 mr², and it becomes m. D के प्लेस पर आप r रखोगे तो mr² हो जाएगा. So इसको टोटल सम ऑफ कर सकते हो. 3 + 2 that is 5/3 mr². So point is कि अगर हमको किसी अबाउट एक्सिस कोड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो वी नीड टू सर्च कि क्या हम ICM निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस के अबाउट, और डी निकाल सकते हैं, तो अपना आंसर बता सकते हैं. अगर ये हॉलो की वजह सॉलिड स्फीयर रहा होता है तो ICM बदल जाता है. आइडिया ये रहता है सॉल्व करने के लिए. डिस्क रहा होता या फिर कोई भी बॉडी रहा होता है, नो मैटर कौन सी बॉडी है, चलता है. और केवल ये नहीं कि ये टेंजेंट एक्सिस अगर आपको यहाँ पे एक्सिस बनानी है तब भी बता सकते हो. उसके लिए आपको केवल ये डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत है. सो कोई भी एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हो. नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि सिंपली हैविंग दिस थ्योरम वी आर एबल टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सो मैनी एक्सिस. तो इस बॉडी का आप इस एक्सिस के ओर निकाल सकते हो, इस एक्सिस के ओर निकाल सकते हो. कोई भी एक्सिस, एनी एक्सिस यू ड्रॉ इन दिस स्पेस, यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि उस एक्सिस की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, और वो क्वेश्चन आपको बताएगा. सो दैट मीन्स अब आप केवल रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो कि डायमीटर के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाओ. अब आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके, और हर एक्सिस के अबाउट आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो इसको आप यूज करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थ्योरम. सो सेकंड थ्योरम इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो यहाँ पर एक्सिस को परपेंडिकुलर होने का, और इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. ये केवल 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए ट्रू होता है. दिस इज ओनली फॉर 2D और प्लेन ऑब्जेक्ट्स. सो ये प्लेन ऑब्जेक्ट्स के लिए, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, दैट्स नॉट ट्रू फॉर द 3D ऑब्जेक्ट्स. सो 3D के लिए अब इसको नहीं लगा सकते हैं. इसके डेरिवेशन में आप देखेंगे कि वो 2D के लिए ही वैलिड रहने वाला है. और स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए स्टेट कर दिया. अब स्टेटमेंट के लिए हम इसको फिगर बनाते हैं. तो अपने लिए लेट से 2 डायमेंशनल बॉडी है. तो ये जो बॉडी आपको दिखाया गया है, ये केवल और केवल इस प्लेन पे लाई कर रही है, जो प्लेन ऑफ द स्क्रीन है. और इसका अपना मास रहा होगा, इसके डायमेंशंस दिया जाएगा, और इस पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस को सर्च करते हैं. इसमें सेंटर ऑफ मास का कोई रोल नहीं है. सो लेट से कि आपने कोई 2 एक्सिस चूज़ किया. पहले मैं जनरल फॉर्मेट देता कि लेट से एक ये एक्सिस चूज़ किया और एक कोई ये एक्सिस चूज़ किया. दोनों को परपेंडिकुलर होना होगा, और दोनों एक्सिस को उस प्लेन पे लाई करना होगा जिस प्लेन पर ऑब्जेक्ट है. सो सिंस ऑब्जेक्ट 2D प्लेन पर 2D ऑब्जेक्ट है, इसलिए एक प्लेन पर लाई कर रही होगी. सो देयर हैज टू बी 2 एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड बोथ आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन in which the object is, or in the plane of the object you can call it. Let's say कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ये अपने को पता है. ये 90 डिग्री होना ज़रूरी है, इसलिए नाम परपेंडिकुलर है. और दूसरा एक्सिस जो उसी प्लेन पर लाई कर रहा, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है. सो अगर हमको I1 और I2 पता है, तो हम एक थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी. सो थर्ड एक्सिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है,
So there is a relation between I1, I2 and I3. And the relation goes like this. I3 is going to be equal to I1 plus I2. So this is known as perpendicular axis theorem. Now we need to prove it and understand and then use it. पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि दो एक्सेस होनी चाहिए जो प्लेन ऑफ द बॉडी पर हो और परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से. तो थर्ड जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो के सम के बराबर आएगा. ये इंटरसेक्शन बॉडी के इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, सेंटर ऑफ मास पर हो सकता है, सेंटर ऑफ मास पर नहीं भी हो सकता है. इट कैन बी एट एनीवेयर. ओके, सो लेट्स गो फॉर द प्रूफ. सो इस प्रूफ को सिंप्लिसिटी से वॉच करने के लिए ये 2 डायमेंशनल बॉडी चूज़ की जिसका मास आपको पता है m है और बाकी उसके डायमेंशंस पता है. दो परपेंडिकुलर एक्सिस हमने उस बॉडी के प्लेन पर ही लिया और उनको x और y एक्सिस मान लिया है. अब इनको xy मान सकते हो क्योंकि xy आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं. और जो थर्ड आपको निकालना है वो z हो जाएगा ऑटोमेटिकली. इनका इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन लिया गया है. दिस ओरिजिन मे नॉट बी द सेंटर ऑफ मास. और iz हम प्रूव करेंगे कि iz की वैल्यू ix प्लस iy के बराबर होने वाली है. कैसे प्रूव करने का, उसके लिए आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, मास का एलिमेंट. लेट से यहाँ पे लिया, इस मास एलिमेंट का नाम mi कर सकते हैं. सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. सो लेट्स से दिस छोटा सा एलिमेंट इज ऑफ mi पार्टिकल. और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स वो सिंस वो एक्स वाई प्लेन पर रहेगा तो इसके कोऑर्डिनेट हम एक्स आई कॉमा वाई आई लिख सकते हैं. जहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ये वाई आई कहलाएगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स आई कहलाएगा. दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट्स आर बीइंग मेजर्ड एंड यू नो दैट. नाउ अगर इसके लिए आपने आई एक्स निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द एक्स एक्सिस, तो आपको एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चूज करनी पड़ेगी और उनके स्क्वायर्स के मास के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अप करना पड़ेगा. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर. नाउ अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन वाई एक्सिस के वर्ड निकालना चाहते हैं तो वाई एक्सिस से उस मास के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा जो कि एक्स आई का काम करेगी और उसका स्क्वायर करके मास के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अप करना पड़ेगा. दैट मीन्स फॉर्मूला विल बिकम समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर. So this is how we can find Ix, Iy. That means moment of inertia about x axis, moment of inertia about y axis. और ये x y प्लेन पर है इसलिए z कोऑर्डिनेट 0 रहने का. Now अगर इसे हमको Iz निकालना हो जो कि इस पॉइंट ओरिजिन से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा, तो Iz एक्सिस यहाँ पर जाएगी, z एक्सिस. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमको Iz लिखना होगा, so what the Iz is to be written as? Iz is going to be summation of mi एंड आर आई स्क्वायर. तो जेड एक्सिस से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी, इसको आप आर आई बोल सकते हो. तो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर. सो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको आपको लिखना है. एंड देन यू कैन ईजिली राइट कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेंटेन की जाएंगी और मैनेज की जा सकती है. यू कैन राइट आर आई स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर. एंड देन यू कैन से कि अगर हम लोग आई एक्स प्लस आई वाई को एक साथ लिखते हैं, आई एक्स और आई वाई को एक साथ करते हैं, तो ये बनेगा समेशन ऑफ एम आई आई वाई आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर. एंड देन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन वी कैन राइट समेशन एम आई एज अ कॉमन. दिस विल बिकम वाई आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर. देन यू विल फाइंड summation mi yi square plus xi square is basically ri square. That's going to be basically iz. So this is how this proves that iz, that is perpendicular about the perpendicular axis of the two perpendicular axes on the plane of the object, is equal to ix plus iy. So this is how it gets proved. Now we will use it. Okay, now let's start this application with a very simple example. ये एग्जाम्पल कहता है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग. तो अपने पास एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास और रेडियस आपको गिवन है. डायमीटर के अबाउट आपको बताना है. सो डायमीटर लेट्स से ये डायमीटर आपने चूज किया. नाउ सिंस ये सिमेट्रिकल होता है तो आप ये डायमीटर चूज करो या फिर ये डायमीटर चूज करो या फिर ये डायमीटर चूज करो, कोई भी डायमीटर चूज करो जो कि सेंटर से जाएगा. सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है.
और इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको बताना है। सो वन वे इसकी बेसिक से इंटीग्रेट करना, दूसरा है कि अपने थ्योरम्स को यूज़ करना। नाउ इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है जो आपको पता करना है, तो एक एक्सिस हम चूज कर सकते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होगा और उसी प्लेन पे लाई करेगा, रिंग के प्लेन पर। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो क्या हम गारंटी से कह सकते हैं कि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने सेंटर पे चूज किया है, तो लेट से ये ओ पॉइंट है, तो ओ से सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेट से हम आई ओ बोल रहे हैं। ये आई ओ वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया था, कैलकुलेट किया था, जो कि रिंग के सेंटर से जाता है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस एक्सिस का और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था वो एम आर स्क्वायर निकला था, अगर आपको याद हो तो। सो ये जो आई ओ है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट एंड पासिंग थ्रू दिस इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस। सो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं और एज पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई ओ की वैल्यू आई प्लस आई के बराबर आ जाएगी। इट्स लाइक आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और दोनों इस तरह से रिलेट हो जाएंगे। अगर ये आपको जमता है तो अपना काम कंप्लीट हुआ। ये एम आर स्क्वायर बनेगा, ये ट्वाइस आई बनेगा। अपने को आई कैलकुलेट करना है, सो आई की वैल्यू कैलकुलेट होकर के निकलेगी एम आर स्क्वायर बाई 2। So moment of inertia of uniform ring about its diameter is going to be mr square by 2। वो आप perpendicular axis theorem को यूज करके क्विकली निकाल सकते हैं। ठीक है। Now instead of ring अगर ये डिस्क रहा होता देन क्या आप इसका बता पाएंगे कितना होगा? कैलकुलेट कर लीजिए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस। सो अगर उसकी डायमीटर एक्सिस से जाएंगे डिस्क के लिए, देन यूल फाइंड कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से निकाला जा सकता है। सो यू जस्ट कैलकुलेट एंड देन मैच वेदर यू हैव गॉट द सेम वैल्यू। सो फॉर दैट थिंग आपको ये पता करना है, ये आप बोलोगे वही आएगा और आपको उसके बारे में पता है। सो ये डिस्क इसलिए सॉलिड है, आई मीन बीच में है। सो अगर ये आई रहा होगा, ये भी आई रहा होगा, और आई ओ के अबाउट आप जानते हो, सो आप बोलोगे आई ओ वी नो एंड दिस इज गोइंग टू बी आई प्लस आई परपेंडिकुलर एंड आई ओ वॉज एम आर स्क्वायर बाई 2 and this becomes twice I. So what is the moment of inertia about diameter axis? That becomes mr square by 4. So disk के लिए mr square by 4 diameter के about, ring के लिए diameter के about mr square by 2। और इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट इज कि हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं और अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अब आपको क्या लर्न करना है कि अगर कोई एक्सिस आपके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन यू नीड टू सर्च कि क्या हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपना आंसर निकाल सकते हैं। नाउ हियर इज नेक्स्ट एग्जांपल। ये भी एक रिजल्ट रहेगा जिसको आप याद रख सकते हो। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर प्लेट का। सो अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और लेट से ये जो डायमेंशन है वो ए है और ये जो डायमेंशन है वो बी है, और अगर ए और बी आपस में इक्वल हो गया देन इट विल बिकम स्क्वायर प्लेट। और लेट्स इसका मास जो है वो एम दिया गया है, टोटल मास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके सेंटर से जा रहा होगा और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होगा, इसलिए मैंने इसको इंसर्कल कर लिया है और लेट्स कॉल इट एज अ ओ पॉइंट। सो आई ओ निकालना है। व्हेन आई से आई ओ, इसका मतलब होगा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दिस ओ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेट। इसको कैलकुलेट करना है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। नाउ इसमें हम कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी जानते हैं, उन्हीं रिजल्ट्स का यूज़ करना चाहेंगे। पहली बात तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। सिंस हमको सेंटर से ही निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कोई सेंस नहीं बन रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने का। सो फिर आपको ये देखना होगा क्या आप इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं? दैट मीन्स द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दी दैट पॉइंट, जिस पॉइंट से आपको निकालना था परपेंडिकुलर वाला, और उस प्लेन पर है। फिर एक ये एक्सिस को आपको चूज करना होगा। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या जानते हो? लोगे यस। लेट्स से ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका नाम हम I1 बोलते हैं या IX भी बोल सकते हो आप एक्स वाई टर्म में, और इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है। ये I1 I2 आपको पता रहता है, तो फिर I0 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी एज पर द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम I1 प्लस I2। ये थ्योरम है जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप जानते हैं।
Now, do we know what is this I1? Yes, we already have talked about कि ये I1 कैसा होगा. I1 निकालने के लिए ये डिस्टेंस आपके लिए मैटर करती है, तो ये बनता है mb²/12. सेंटर से पास कर रहा था. I2 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस मैटर करती है, दैट इज ma²/12. सो अपने पास फॉर्मूला हो गया I0 इज इक्वल टू ma² + b²/12. So that's the important formula that talks about the moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the rectangular plate. और m is the mass, a and b are their dimensions. अगर ये स्क्वायर प्लेट रहा होता दिन, तो फॉर स्क्वायर प्लेट यू कैन गेट और रिमेंबर दिस थिंग कि a और b की वैल्यू, b को भी हम a के टर्म में लिख सकते हैं. सो I0 विल बिकम इन केस ऑफ स्क्वायर ma²/6. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया. सो इनको हम कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हैं? बाय यूजिंग दिस एक्सिस थ्योरम. ओके, ना यहाँ पर एक और पॉइंट बोलना चाहेंगे. अपने प्रीवियस वीडियोस में वॉच किया था कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², और रिंग्स का कलेक्शन करते हैं जैसे हॉलो सिलेंडर बनता है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्सिस के अबाउट mr² रहता है. इसका मतलब अगर हम एक्सिस के पैरेलल सिमिलर टाइप का मास रखते चले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रखते चले जाते हैं, तो आंसर वही रहता है. टोटल मास फार्मूला का वही रहता है, टोटल मास r²/whatever it is. सो पॉइंट इज कि अगर उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली अलॉन्ग उस दैट एक्सिस आप ऐड करते जाते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मेट पे कोई चेंज नहीं होता है ना, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता है. उसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं. जैसे ये रेक्टेंगुलर प्लेट था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया. अब सपोज करो कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर इसके ऊपर एक और प्लेट रख दिया गया. सो इसके ऊपर आप रखेंगे तो एग्जैक्टली मास डिस्ट्रीब्यूशन को आपने जो IZ एक्सिस है या IO एक्सिस है उसी के पैरेलल पे रखते जा रहे हो, और भी प्लेट्स रखते जाओगे तो आप पाओगे कि टोटल मास बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मेट यही रहेगा. ना अगर सपोज करो कि इस पे उसके ऊपर हमने प्लेट्स को रखा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमने रेक्टेंगुलर प्लेट्स को रखते गए और लेट से किसी L थिकनेस तक रख दिया या फिर H हाइट तक रख दिया, तो फिर ये टोटल ज्योमेट्री आपको 3 डायमेंशनल नजर आएगी. और इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम क्यूबॉइड बोलने वाले हैं. और क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इसी एक्सिस से निकालते हैं जो कि उसके इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और O से पास कर रहा है, तो उसका भी आंसर यही आएगा, टोटल मास इंटू a² + b²/12. हाँ, अभी एक प्लेट का मास m था, तो अगर वो 100 प्लेट से मिलकर के बना होगा तो 100 m हो जाएगा, यानी टोटल मास तब भी रहेगा. तो पॉइंट इज कि अगर क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाता है, देन यू कैन राइट दिस, क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ma² + b²/12. इसमें कौन सी साइड नहीं लेनी है? वो साइड जो इस एक्सिस के पैरेलल चल रही है. तो अगर इसको आपने H हाइट तक रखा तो इसलिए H का नाम नहीं यूज किया गया, बाकी दोनों साइड को आपको यूज करना है. सिमिलरली अगर आपसे क्यूब के बारे में पूछा जाएगा तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, मास ऑफ द क्यूब साइड ऑफ द क्यूब²/6. तो क्यूबॉइड और क्यूब के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो जब एक्सिस उसके किसी एक फेस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास कर रहा होगा. ओके, एनीवे एक एग्जांपल से देख लेते हैं क्यूबॉइड और क्यूब के केसेस को. लेट्स से एक क्यूबॉइड है जिसका मास m दिया गया है और इसकी डायमेंशन मैंने दिखाई है. ये A साइड है, ये B साइड है, ऊपर वाला C साइड है, या कोई भी नाम दे सकता है. आपसे बहुत सारी एक्सिस के अबाउट पूछ सकता है. तो लेट्स से कि अगर आपसे पूछता है कि इस एक्सिस के अबाउट बताइए जो यहाँ से ऐसा जा रहा है, दैट मीन्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द फेस. तो किसी फेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और उस फेस के सेंटर से जाना चाहिए. तो ये फेस के सेंटर से जा रहा है. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है. सो कैन यू थिंक ऑफ व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज गोइंग टू बी? सो अपने को क्या देखना है? अपने को सिंपली ये प्लेट देखनी है और बाकी सारा इसी तरह की प्लेट से मिलकर के बना हुआ है. तो ये हाइट अपने लिए मैटर नहीं करेगी. कौन सी हाइट मैटर नहीं करेगी? डायमेंशन मैटर नहीं करेगी. दैट डायमेंशन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस दैट वी आर हैविंग दिस. सो इसको आप हटा देंगे तो अपना आंसर बन जाएगा mb² + c²/12. गुड टू नो. अगर आपसे पूछता है कि लेट से इस एक्सिस के वर्ड बताइए जो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर जाती है इस तरह से और कुछ अंदर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं हम लोग. अब देखो कि ये किसके C के अलॉन्ग जा रहा है, तो आपको इस प्लेट के बारे में सोचना है. ये प्लेट के लिए A और B डायमेंशन है.
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। सो पॉइंट है कि ये इस तरह की प्लेट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है और उसके फॉर्मेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका मतलब है ये डायमेंशन वाली मैटर नहीं करेगी। सो एक थर्ड ही बचता है, थर्ड का भी आप निकाल सकते हो इसके अबाउट, उसमें कौन सा नहीं लेंगे, बी नहीं लेंगे। तो सारे एक्सेस को कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर से और फेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको क्यूब के बारे में बात करनी है, क्यूब के बारे में, तो क्यूब के बारे में क्या होगा, ए बी सी सब बराबर हो जाएंगे और फेस सेंटर के परपेंडिकुलर, फेस से सेंटर से परपेंडिकुलर कोई एक्सेस चूज करोगे तो फिर एम स्क्वायर बाई 6 के बराबर आ जाएगा ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम इसको और भी आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, इस एक्सिस के अबाउट, लेट मी यूज दिस डिफरेंट कलर। सो एक एक्सिस यहाँ से बनाई जा रही है, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, और उस आइडिया को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्यूचर के लिए। सो अगर इसके अबाउट कोई पूछता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो फिर आप क्या करेंगे, कैन यू थिंक ऑफ व्हाट यू कैन डू। ये किसी तरह के प्लेट्स का कॉम्बिनेशन या फिर प्लेट के कॉम्बिनेशन से भी आप जा सकते हो, या फिर आपने देखा ना कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका सेंटर मास यही है, तो ये एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, इसके पैरेलल है। तो आपको क्या करना होगा, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देनी चाहिए, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी होगी, ये वाली डिस्टेंस जो कि आप इजीली पता कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस डी आ जाएगी और इसका नाम आप आईसीएम दे दोगे, राइट। सो अगर उसका नाम आईसीएम दोगे तो ये बनेगा आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। सो पॉइंट इज कि आप किसी और भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, नॉट नेसेसरली पासिंग थ्रू द सेंटर, राइट। बट वो फेस के परपेंडिकुलर हो, टिल्टेड होगा तो फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग आएगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट अगर आप इतना कर पा रहे हो, दैट्स क्वाइट सफिशिएंट एज ऑफ नाउ। सो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोई भी एक्सिस हो जो इस तरह से जा रही होंगे, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसको ये फॉर्मूला बना लीजिए, ये किसी एज से पास करने वाला है, एक्सिस के अबाउट क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। फाइन। Well, after learning these access theorems, there are certain more points that will help you to find the moment of inertia of various bodies. तो इस एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। ये बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेमी रिंग का, हाफ रिंग है तो ये रिंग है, और यू कैन कॉल इट एज सेमी रिंग, सेमी रिंग। आपको आइडिया समझना है, वो आपको हेल्प करेगा। इसका मास m है, रेडियस r है, तो ये रिंग का मास m नहीं है, ये m किसका मास है, जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाया गया इसका मास m दिया गया, इसकी रेडियस r दी गई है, और ये एक्सिस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो आप जानते हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अपने को समझना है। अच्छा सपोज करो कि इस रिंग को हम कंप्लीट करने की कोशिश करें, ऐसा ऐसा कंप्लीट किया जा सकता है, तो ये कंप्लीट रिंग हो जाएगी। फिर उसके लिए ये एक्सिस क्या बनेगी, डायमीटर बन जाएगी। और हम लोग जानते हैं, एक और पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं कि अगर अपने पास एक से ज़्यादा बॉडीज़ है, मल्टीपल बॉडीज़ है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, सभी पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस से निकालना होता है और फिर उसको एडअप कर देते हैं। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, लेट जो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई। लेकिन अगर आपने ऊपर वाला रिंग ना लेकर के नीचे वाला रिंग लिया होता, नीचे वाला सेमी रिंग लिया होता, लेट मी कंप्लीट दिस इफ इट इज फीजिबल, दैट्स अ रफ पिक्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो अगर हम ऊपर वाले पोर्शन को इग्नोर कर दें और केवल नीचे वाले पोर्शन को वॉच करें, इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। क्यों, क्योंकि जिस तरह से ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जैक्टली सेम तरीके से नीचे मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मास कहाँ पर लोकेटेड है ये नहीं मैटर करता है, बस क्या मैटर करता है, एक्सेस और एक्सेस के रिस्पेक्ट में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो जो ऊपर वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, नीचे वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही आएगा, और नीचे वाले का मास कितना हो जाएगा, उसका भी मास m होगा, उसकी भी रेडियस r होगी। सो upside portion gets moment of inertia I, downside portion gets moment of inertia I. So what is the total moment of inertia of this complete ring? So can we write total moment of inertia of complete ring? इसमें एक और पॉइंट आपको समझना है कि अगर अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हों सेम एक्सिस के अबाउट, तो उनको एड अप करते हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रिंग विल बिकम आई प्लस आई, ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस नीचे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस, दैट मीन्स इट विल बिकम ट्वाइस आई।
अच्छा, टोटल मास कितना हो गया? आप ऊपर का मास m था, नीचे का मास m था, तो टोटल मास हो गया ट्वाइस m। और कंप्लीट रिंग हो गया, ये कंप्लीट रिंग के लिए डायमीटर का काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला भी था कि रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो कंप्लीट रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया था मास आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये भी बनेगा मास, टोटल मास into r square divided by 2. That was the format of moment of inertia of a ring about its diameter. अच्छा, मास के लिए हम ट्वाइस m लिखने वाले हैं, तो इन दोनों को इक्वेट करा देते हैं। तो अपने को मिलेगा ट्वाइस i इज इक्वल टू मास इंटू आर स्क्वायर बाई 2। मैं अभी मास लिख रहा हूँ सो दैट कि हम टोटल मास लिख पाएँ। और ये टोटल मास हो गया ट्वाइस m आर स्क्वायर बाई 2। अब ये देखेंगे ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू कितनी रहेगी? m आर स्क्वायर बाई 2। आपने क्या समझा इससे? कैसे आपको ये समझ में आया कि अगर आपके पास सेम ही रिंग है और उसका मास m दिया गया है, r है, और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला वही आता है जो अगर आप कंप्लीट रिंग लोगे और ये डायमीटर के अबाउट निकालोगे। तो पॉइंट इसकी जो एक्सिस है उसके पास जो सिमेट्रिकल मास है, अगर उसको आप हटा भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही रहता है। क्योंकि दूसरा मास आएगा तो उससे मास बढ़ जाएगा, जितना मास बढ़ेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो फॉर्मुलेशन विल रिमेन द सेम। नाउ अगर ये इंस्टेड ऑफ रिंग, अगर आपसे कोई कहता है कि ये डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, अगर आपको डिस्क क्लेम किया गया होता है सेमी डिस्क है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट? आप क्लेम कर सकते हो कि एम आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाता है कि हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो आप बोलोगे यही वही आएगा जो डायमीटर के अबाउट हॉलो स्फीयर का होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर सॉलिड स्फीयर बोला जाएगा देन 2/5 एम आर स्क्वायर। सो पॉइंट इज कि अगर आपको कोई एक सिमेट्रिकल पोर्शन दिया गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेम फॉर्मेट में आंसर कर सकते हैं। सो इस तरह से भी कई बार हाफ ऑफ द बॉडीज का भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन दिस एंड द एक्सेस थ्योरम, अब आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं एज अ होमवर्क, आप ट्राई करोगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास पे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो होमवर्क क्वेश्चन सेज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। ये जो हेमिस्फेरिकल शेल है उसका मास m है, रेडियस r है। सो टोटल मास m दिया गया है, जो बॉडी है उसका मास m दिया गया है और रेडियस r है। अबाउट द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस अबाउट विच वी नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको ऑप्शंस भी दे दिए गए, ये ऑप्शंस है, केयरफुली सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने आंसर करेक्ट निकाला दैट विल बी अ गुड पॉइंट, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।